तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कनक केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। तो आज क्या स्टार्ट करने वाले हम लोग 11th क्लास का जो चल रहा था, 3 पार्ट ऑलरेडी डाल चुका था मैंने। और नेक्स्ट पार्ट करेंगे 4th पार्ट उसका। ओके, जिसमें क्या देखने वाले हैं हम लोग, वेव के बारे में देखेंगे। ओके, वेव क्या होता है, इसके जो भी टाइप्स है या कैसे कितने टाइप्स के होते हैं या कैसे उसको डिफाइन करते हैं। ओके, तो लास्ट वीडियो में मैंने क्या डिस्कस किया था, कुछ कॉन्सेप्चुअल ही था। यदि कॉन्सेप्ट याद है तो आपसे वो बन जाएगा। जैसे कि एटॉमिक मास किसको बोलेंगे, एटॉमिक मास हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, मास नंबर हो गया आपका। ओके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या डिफरेंस हुआ। ठीक है, एटम मॉलिक्यूल और आयंस की बात करता है ये। और आपका आइसोटोन्स हो गया, और कुछ कुछ 2-3 और एस्टर देखे थे, जिसको आइसोडाइफोर और आइसोडाइएस्टर करके देख रहे थे हम लोग। ओके, तो आज क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, वेव के बारे में। तो चलो वेव को विदाउट टाइम इसके कंटिन्यू करते। तो वेव क्या हो जाएगा आपका, मतलब एक एनर्जी ही होता है वेव। ओके, तो होता क्या देख लो, वेव मोशन इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। वेव मोशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स विदाउट द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द मैटर बिटवीन देम। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया ये, मतलब एनर्जी को ट्रांसफर करता है। यदि आप किसी पॉन्ड में मान लो पत्थर को मारते हो पानी में, सभी जानते हो नॉर्मली, ठीक है, तो उसमें क्या होता है देखना, इस टाइप का ना, गोला 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 गोला, मतलब एक वेव्स की। और इमेजिन कर सकते हो क्योंकि आप लोगों ने किया भी होगा। ठीक है, तो वो क्या चीज़ होता है, एक वेव होता है जो एनर्जी को ट्रांसफर करता है। ठीक है, जैसे आपने इसमें पत्थर फेंका तो इसमें एनर्जी एनर्जी जनरेट होगा ना, तो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, वेव में यही डिफरेंस होता है कि इसके बीच में जो भी आप मान लो पत्ती रखा है या कोई भी चीज़ रखा है, तो वो अपने जगह से नहीं हिलेगा। ठीक है ना, उसको जगह से नहीं हिलेगा, बस थोड़ा सा मूवमेंट ऐसी करेगा बस, लेकिन अपनी जगह पे ही रहेगा। तो वो क्या होता है, एक वेव का मतलब, एक वेव का प्रॉपर्टी है, ऐसा बोल सकते हो आप लोग। ठीक है ना, दो सेम एग्जांपल में भी मैंने यही दिया है इसमें। व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर इन ए पॉन्ड, वी कैन ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ इंक्रीजिंग रेडियस अंटिल देर इज द पॉइंट। जैसे कि जब तक वो खत्म नहीं हो जाता आपका वॉल, जब वॉल तक वो वहाँ तक जाता रहेगा। ठीक है ना, तो ये है वेव की प्रॉपर्टी। क्या वेव बोल सकते हो आप लोग, एक टाइप का एनर्जी होता है जो ट्रांसफर होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो अब वेव को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो इसमें 6 टाइप दिया गया, तो 6 को पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले क्या देखते हैं इसमें, वेव के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वेव वेवलेंथ। तो वेवलेंथ किसको बोलोगे आप लोग, इट इज डिस्क्राइब एज अ डिस्टेंस बिटवीन क्लोजेस्ट क्रिस्ट। क्या बोलोगे, क्लोजेस्ट क्रिस्ट। अब ये क्या होता है बताऊंगा। ठीक है, एंड क्लोजेस्ट रॉफ। ओके, इट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉन, पिकोमीटर, नैनोमीटर, सेंटीमीटर एंड मीटर। ठीक है, तो इसको बहुत सारे तरीके होते हैं इसको मेजर करने के। तो अब ये होता क्या है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, वेवलेंथ ये दिया हुआ है, देखो वेवलेंथ, एक क्रिस्ट हो गया, एक रॉफ हो गया। ठीक है, ये वाला थ्रॉट हो गया। तो इसमें क्या बोलेंगे, देखो जैसे कि ये वाला क्या हो गया आपका, वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस कॉल्ड जैसे जेड एक्सिस। अब क्या होता है, इसमें जो वेव होता है, वेव किस फॉर्म में जाएगा, तो वेव इस टाइप से जाता है ये। ठीक है, एक ऊपर होगा और एक नीचे की ओर जाएगा, फिर ये सेम डिस्टेंस में ऊपर ट्रेवल करेगा, सेम डिस्टेंस में नीचे ट्रेवल करेगा, इस फॉर्म में वेव जाता है ये। तो आपका मैक्सिमम जो होगा ना यार आपका क्रिस्ट। ठीक है, तो ये दो बीच, ये दोनों क्रिस्ट के जो बीच का डिस्टेंस होता है ना, इसी को बोलते हैं वेव लेंथ। वेव लेंथ मतलब वेव ने कितना डिस्टेंस पार किया इसमें। ठीक है, तो दो क्रिस्ट के बीच का दूरी या दो क्लोजेस्ट जो क्रिस्ट होगा या क्लोजेस्ट ट्रॉफ होगा, इसको क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं, याद रखना आप लोग। ठीक है, तो अब इसको रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो ये दिया हुआ है इसमें देख लो, लाइक वन एंगस्ट्रॉन, तो कितने मीटर होते हैं उसमें, 10⁻⁻⁹ मीटर होगा। 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होंगे, 10⁻⁻12 मीटर होगा। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होगा। सेंटीमीटर में दिया होगा तो और कम कर देना उसको, सेंटीमीटर होगा 10⁻⁻2 मीटर हो गया। तो इसको याद रखना। ठीक है, इसमें 11 मतलब फर्स्ट चैप्टर में इसको बताया था, इसके बारे में मैंने। ओके, कि आप कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सब चीज़ें पढ़े ना हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में, हर चीज़ में। तो यही सब चीज़ तो आपको पढ़ना है। तो दो क्लोजेस्ट से क्रिस का जो डिस्टेंस हो गया वो क्या हो जाएगा, आपका वेवलेंथ हो गया। ओके, इतना समझ गया। उसको मेज़र करने के बहुत सारे यूनिट दिए हुए हैं, तो यूनिट को याद रखना कि कौन सा यूनिट दिया हुआ है। अब सेकंड इसमें आता है फ्रीक्वेंसी। टर्म्स को समझना है आपको और कुछ नहीं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव सर्कल दैट पास थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड।
मान लो ये जो आपके पास क्रिस्ट है ये वाला, ठीक है, इसको यदि मान लो अब यहाँ पे कुछ पॉइंट दे दिया है, तो इस पॉइंट को पार करने 1 सेकंड में एक सेकंड में पार करना पड़ेगा इसको। थर्ड द गिवन पॉइंट इन 1 सेकंड एंड इट इज़ मेजर इन द टर्म्स ऑफ हर्ट्ज एंड पर सेकंड बोल सकते हो या साइकिल पर सेकंड बोल सकते हो इसको। तो इसको कंप्लीट करने के लिए ना क्या होगा, एक वेव साइकिल बोल रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ये, जैसे कि ये इस टाइप का कर रहे थे ना, तो ये एक वेव साइकिल ऐसा पार करेगा, तो इसको 1 सेकंड में पार करने 1 सेकंड में पार करेगा इसको। सेकंड इसमें लिखा है ना, देखो 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में जितने बार भी इसको पार करे उसको क्या बोल सकते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी बोल सकते हैं। यही लिखा ना, द फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव इज डिफाइंड द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव साइकिल दैट पास थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में जितना भी स्पीड होता है एक्चुअली में, तो जितना भी पार कर सकेंगे उसको क्या बोलेंगे, उसकी फ्रिक्वेंसी बोलेंगे यहाँ पे। तो फ्रिक्वेंसी को कैसे आप मेजर कर सकते हो, हर्ट्ज से मेजर कर सकते हो। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट का नाम है, हेनरी हर्ट्ज, ओके। अब इसका यूनिट क्या हो गया, इसी के नाम पे रख दिया, हर्ट्ज हो गया, पर सेकंड बोल सकते हो या साइकिल पर सेकंड बोल सकते हो, CPS बोलते हैं इसको। तो 1 हर्ट्ज में इजिकल टू कितना होगा, 1 पर सेकेंड या 1 CPS, उसको डिनोट करते हैं इस टाइप से। तो याद रखते जाना, समझते जाना इस सब चीज़ों को। उसके बाद टाइम पीरियड आता है। उसके बाद देखते हैं टाइम पीरियड के बारे में, ठीक है। 6 टाइप से टोटल ये, तो 6 को कंप्लीट करते हैं। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टी से रिप्रेजेंट करोगे, द पीरियड इज डिफाइंड एज द पीरियड इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ ए वेव, द टाइम टेकन बाय वेव टू ट्रेवल अ डिस्टेंस इक्वल टू द वन वेव लेंथ। वह वन वेव लेंथ को ट्रेवल करने में वो जितना टाइम लेगा, और टाइम लेगा यहाँ पे 1 सेकंड की बात नहीं कर रहे हैं, तब उसको क्या बोलोगे आप लोग, टाइम पीरियड या पीरियड बोलोगे, और कुछ नहीं। द सी इज द स्पीड ऑफ वेव। तो सी यहाँ पे क्या होता है, जो स्पीड ऑफ वेव और स्पीड ऑफ लाइट दोनों अप्रोक्स मतलब सेम ही होता है, ठीक है। कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसका फार्मूला दिया हुआ है, सी इज इक्वल टू λ/t। तो ये इसका फार्मूला हो गया, सी स्पीड ऑफ लाइट हो गया, वेवलेंथ हो गया लैम्डा, और टी इज टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। फार्मूला याद रखना है इसमें, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें। अब चौथा देखते हैं, वेव नंबर। वेव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, न्यू बार से। न्यू बनाओगे और उसके ऊपर में एक न्यू लकीर खींचोगे, ऐसे को बार बोलते हैं, ठीक है। तो न्यू बार, द क्वांटिटी डिनोटिंग वन नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल ऑफ ए वेव विथ इन स्पेसिफिक यूनिट लेंथ। अब ये यूनिट लेंथ को पार करने में मतलब पर्टिकुलर एक यूनिट लेंथ होगा, जैसे कि मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो ये क्यूब है, तो इसको मान लो यूनिट लेंथ, इसको पार करने में कितना सेकंड लगा, मतलब कितना टाइम लगा, ये उसकी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ कंप्लीट, जितना साइकिल कंप्लीट करेगा उसको बोलोगे वेव नंबर बोलोगे इसको, ठीक है। इसको फिजिक्स में भी पढ़ते होगे आप लोग अच्छे से, तो फिजिक्स में भी पढ़ो, इसमें भी पढ़ो, तो आप लोग को याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या होता है, छोटा छोटा ही दिया हुआ है, ज़्यादा इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं की हूँ, ठीक है। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बोल सकते हो या एम्पलीट्यूड बोल सकते हो। इट इज़ द हाइट ऑफ द डेप्थ आर क्रिस्ट ऑफ ए थ्रॉट ऑफ ए वेव। अब ये वेव लेंथ बताया था ना, तो इसका जो हाइट है, ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और ये वाला थ्रॉब, ठीक है, तो इसका जो गर्थ हो बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। ये ऊपर इसका जो क्या बोल सकते हैं इसको, और क्रिस्ट हो गया, थ्रॉट हो गया, नीचे इसको गर्थ बोलते हैं, कितना गहरा है ये, ठीक है, ये कितना हाइट पे है ये, तो इसी को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो मैंने जब वेवलेंथ बताया था, देखना ए करके लिखा था यहाँ पे, उसका मतलब यही है कि एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूँ वहाँ पे, एम्पलीट्यूड के बारे में, ठीक है। मतलब कितने इंटेंसिटी से हो रहा है वो, और कुछ नहीं। अब एक होता है वेलोसिटी, लास्ट है इसका वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, द मीनिंग ऑफ दिस टर्म इज द डिस्टेंस ऑफ ए वेव ट्रेवल इन अ सेकेंड। 1 सेकेंड में जो भी डिस्टेंस इसने वेव के थ्रू ट्रेवल किया, ये वेव ट्रेवल किया, उसी को बोलेंगे वेलोसिटी इसकी। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। स्मॉल वी इज इक्वल टू c/λ। तो सी, अब इसको मान लो स्पीड ऑफ लाइट हो गया ये, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो लैम्डा वी हो जाएगा। तो सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेव ऑफ लाइट सेम होता है जितना होता है, ठीक है। अब इसको वी क्या हो जाएगा, इसका फ्रिक्वेंसी हो जाएगा, सी मतलब यही हो गया वेलोसिटी, ओके। अच्छा ये न्यू है यार, ओके, इसको न्यू से रिप्रेजेंट करना कभी भी, ये वाला न्यू बार नहीं, न्यू से। न्यू वेलोसिटी हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी को इसी से देख रहे थे ना हम लोग, और लैम्डा मतलब वेवलेंथ हो गया आपका।
तो ये 6 टाइप्स है वेव को डिफाइन करने के। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा ये। अभी चलते हैं नेक्स्ट में। कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लेना। अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। अभी तक जितने भी वेव देखे थे हम लोगों ने, वेव बहुत सारे टाइप के हो गए, आपको मतलब डिफाइन करने का मेथड है, मेजरिंग करने का मेथड है ये, और कुछ नहीं। अलग अलग टाइप में अलग अलग देखा जाता है कभी भी। इसको इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहीं पे पूरा आपका जड़ है, एक्चुअली में बेस है। जब हायर स्टडी में आप जाओगे ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ पढ़ते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रोस्कोपी ये सब के बारे में। तो वहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसी के बेस में है, पूरा इसी के बेस में है। यदि आप बेसिक नहीं जानोगे तो वो उस हाई लेवल को समझ नहीं पाओगे। इसलिए 11th को अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है आप लोगों को। बहुत लोग गलती करते हैं, बोर्ड नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, ऐसा तो ना होता है। बोर्ड है तो और अच्छे से, बोर्ड नहीं है तो और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा उसको। बोर्ड को तो पढ़ना ही पढ़ना है, नो डाउट, क्योंकि बोर्ड में बाहर जाता है कॉपी चेक करने के लिए। अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। तो इलेक्ट्रो मतलब समझ रहे होगे आप लोग, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक बिहेवियर। वेव को हमेशा ड्यूअल नेचर होता है, ड्यूअल नेचर पढ़ाऊंगा आप लोगों को बाद में जब आऊँगा, तो डी ब्रोगली का ड्यूअल नेचर। ठीक है, जो वेव होता है वो दोनों की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन की तरह भी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बिहेव करेगा वो वेव की तरह। ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। इसका मतलब क्या हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एंड वाया वर्सा। वाया वर्सा का मतलब इसका उल्टा, जस्ट यदि आप मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होने वाला है, सेम चीज़। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकर ड्यू टू चेंजिंग फील्ड, अनलाइक मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अक्रॉस विद इन अ मीडियम ऑन दिस ओन। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज से देखते हैं उसको क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एक प्रकार का, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो आप लोग। तो अब बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, तो देखेंगे उसको क्या कौन कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं जो सनलाइट से प्रोड्यूस होते हैं एक्चुअली में। ठीक है, अब वेवलेंथ बोलूँगा, ये सब बोलूँगा तो आप लोग समझ जाओगे, इसलिए वो टर्म्स पहले ही बताया जा चुका है। तो एनर्जी इज ऑलवेज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, जो एनर्जी होगा वो उसको ट्रांसफ़र कैसे होगा, किसी ना किसी वेव के थ्रू होगा, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, चाहे बहुत सारे टाइप के वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा इसमें। ठीक है, कितने सारे टाइप के वेव मिलते हैं आप लोगों को। ठीक है, जो घर में माइक्रोवेव यूज़ करते हो वे भी एक प्रकार का वेव ही है। ठीक है, सनलाइट में जो कपड़ा सुखाते हो, कपड़ा सुखाते हैं नहीं, सूर्य की किरणों में, तो कौन सा लाइट उसको मिलने से वो क्या हो जाएगा, सूखता है, ज़्यादातर हीट करता है उसको। तो इंफ्रारेड जो इंफ्रारेड रेड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। विजिबल रेड जिसको आप लोग धूप बोलते हो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आप लोग जानते हो, बस रिलेट करना सीखो कि कहाँ पे है केमिस्ट्री और कुछ नहीं। फिजिक्स में भी आता है तो फिजिक्स भी पढ़ो अच्छे से इसमें। ठीक है, तो एनर्जी इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ वेव विद द स्पीड ऑफ लाइट। सेम होता है स्पीड ऑफ लाइट का ही, या स्पीड ऑफ वेव सेम है इसका। 3 × 10⁻⁸ 8 मीटर पर सेकेंड में 10 बोल दिया था तो वो सेंटीमीटर पर सेकेंड बोलना उधर। ठीक है, जस्ट पहले बताया था ना आप लोगों को, -10 बोल दिया था। -10 यदि बोलोगे तो क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड, और 8 बोलने से क्या हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, ये चीज़ें माइनस मत करना, 8 है वो। फिर क्या होगा, द प्रोपोगेशन डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मैं जस्ट डायग्राम से बताता हूँ अभी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको क्या बोलते हैं, रेडिएशन भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, कम्स इन द सेवरल फॉर्म ईच विद द यूनिक वेवलेंथ। ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, कौन कितने सारे टाइप्स के होते हैं बताया था अभी, जस्ट टाइप्स होते हैं बहुत सारे इसके। तो कौन कौन से टाइप्स होगा, एक कॉस्मिक रे होगा। अब ये कहाँ मिलता है, ये मिलेगा आपको स्पेस में। ठीक है ना, सन से जैसे होगा वो स्पेस में आता है। हमारा जो अर्थ होता है वो बहुत सारे लेयर से घिर के, मतलब लेयर से रहता है कि नहीं, तो ये कॉस्मिक रे को अंदर नहीं आने देता, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये स्पेस में ज़्यादा मिलेगा आपको कॉस्मिक रे पूरा चीज़। एक्सरे गामा रे हो गया, एक्सरे हो गया, अल्ट्रावायलेट रे हो गया जिसको यूवी बोलते हैं, एक विजिबल रे हो गया, आईआर हो गया जिसको इंफ्रारेड बोलते हैं, माइक्रो एंड रेडियो वेव्स, रडार जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टाइप्स हैं या फॉर्म है उसके। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी होगा इसमें तो किस टाइप से वो करेगा, ये वाला चीज़, ये आपका वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के थ्रू देखो कैसे ये आपका अप एंड डाउन जा रहा है पूरा, जैसे वेवलेंथ वेव जा रहा था ना, सेम वैसे ही जाएगा ये भी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, ये इस टाइप से देखो छोटा बनाओ, मतलब होगा कैसे, इस टाइप का होता है, और ये इसी के थ्रू इस टाइप का रोल करेगा। अब एक साथ मैं इसको बना के दिखाया हूँ इसमें, ये वाला जो आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, हो सकता है आप इसको और अच्छे से ड्रॉ करना। हाँ,
ये वाला चीज़, तो ये वाला डायरेक्शन किसका हो गया, इन दोनों के बीच का क्रिस्ट हो गया, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो गया क्लोजेस्ट, उसको बोलते हैं लैम्डा वेवलेंथ। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, और ये बीच का जो है ये प्रोपोगेशन डायरेक्शन है इसका, ठीक है ना। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, उसमें बना हुआ है ये कि दोनों चीज़। ओके, ये चीज़ हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बिहेवियर था उसके बारे में है ये। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है उसको देखते हैं। स्पेक्ट्रम वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम का मतलब ही लाइट होता है, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो द स्पेक्ट्रम रिफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव। उसका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है या सेटअप होता है, ठीक है, जिसको आप अरेंज करके रखते हैं किसी में, तो उसको स्पेक्ट्रम का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो बेस्ड ऑन देयर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसीज, तो उसके फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के हिसाब से उसको क्या वो कर दिया है, एक टाइप से उसको एक चार्ट के फॉर्म में बनाया गया, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, गामा रे, एक्स रे, यूवी, आईआर एंड माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव, ये वाला। इसके और आगे जाएगा तो कॉस्मिक रे आएगा इधर, ठीक है ना। तो ये चीज़ होता है। अब इसके बहुत सारे नैनोमीटर में दिया गया है इसको, ठीक है, अलग अलग रेंज होता है इसका। इसकी एनर्जी मतलब डायरेक्शन दिया है वो इधर और इधर जाने का। यदि इधर की ओर जाओगे तो उसका एनर्जी लो होते चले जाता है, ठीक है। एनर्जी लो होता है इसलिए तो हम लोग इसको माइक्रोवेव में, रेडियो वेव में सब में यूज़ करते हैं। यदि मान लो इसका एनर्जी हाई होता तो क्या होता भाई, हम उसको मतलब हार्मफुल होता ना हमारे लिए वो। रेडियो वेव को खाना बनाने में यूज़ कर रहे हो आप, क्योंकि उसका इतना एनर्जी नहीं है कि खाने को जला देगा वो, नहीं तो ज़्यादा एनर्जी होगा तो रेडियो वेव में नहीं कर सकते, नहीं तो फिर ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा इधर से उधर और उसमें डिस्टर्बेंस चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। और जिसका हाई एनर्जी उसको भी यूज़ करते हैं हम लोग किसी अदर फॉर्म में, एक्सरे के फॉर्म में, बॉडी के बोन्स को जानने के लिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन भी बहुत सारे होते हैं इन सब रेस के, ठीक है। अब सब रे का कुछ ना कुछ एप्लीकेशन है यहाँ पे, तो मैं सभी को डिस्क्राइब किया हूँ यहाँ पे। ओके, तो एप्लीकेशन क्या होगा। अब सबसे पहले हर्ट्ज नाम का जो साइंटिस्ट है हेनरी हर्ट्ज, तो उसने डिस्कवर किया था माइक्रोवेव और रेडियो वेव के बारे में, उन्होंने बताया था, ठीक है ना। फैसिलिटेड द डेवलपमेंट ऑफ द मोबाइल कम्युनिकेशन, रेडियो एंड वायरलेस टेलीविज़न। तो इसके डिस्कवरी के बाद, इसके डिस्कवरी के बाद माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव की डिस्कवरी के बाद ही इसका डेवलपमेंट हो सका। किसके बारे में, मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में, रेडियो एंड वायरलेस टेलीविज़न को मतलब ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगा इसमें, ठीक है ना। तो इन दोनों का डिस्कवर किसने किया था, तो हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है। और उसके बाद रोंटिजन्स डिस्कवरी द एक्सरे, एक्सरे को डिस्कवरी किसने किया था, रोंटजन ने, ठीक है। बस अब इसके क्या क्या एडवांटेज थे, वाज एडवांटेजेस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन में भी इसका मतलब यूज़ होने लगा। एज इट एनेबल द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नंबर ऑफ बोन्स, डिफॉर्मिटीज और मेलेडीज, मतलब बोन को स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में इसका यूज़ करने लगे। जैसे कि एक्सरे करवाते हैं ना हम लोग मशीन में, एमआरआई मशीन में जाते हैं तो एक्सरे, एमआरआई मशीन तो अलग हो गया, वो भी हालांकि एक्सरे ही देता है, ठीक है। तो उसमें क्या करता है, पूरा बॉडी को स्कैन करेगा, तो जितने भी हड मतलब बोन्स होते हैं शरीर के, कितने होते हैं क्या होते हैं वो सब बताता है। यदि कहीं फ्रैक्चर हुआ रहेगा तो उसको भी दिखाता है वो सब। तो इसमें इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये चीज़ है। अब आगे दिया हुआ थर्ड नंबर पे, द एटम आर आयोनाइज्ड, ठीक है। द एटम आर आयोनाइज्ड बाय द हाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच इंड्यूस द केमिकल रिएक्शन। अब इस यूवी को किस में यूज़ किया जाता है, आपके केमिकल रिएक्शन जब भी करते हैं ना हम लोग केमिस्ट्री में, कभी भी ना केमिकल रिएक्शन करते हैं या रिएक्शन करते हैं कभी भी हम लोग, तो यदि मान लो वो रूम टेम्परेचर पे यदि वो नहीं हो रहा है, जो पर्टिकुलर कोई हर रिएक्शन का स्टार्टिंग मटेरियल का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। कोई रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है, ठीक है ना, और कुछ को हीट करना पड़ता है, कुछ को रेडिएशन मतलब लाइट देना पड़ता है, कुछ को बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ता है, तो अलग अलग होते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शंस पे डिपेंड करता है ये। तो इसको क्या होगा ना, जो रूम टेम्परेचर पे नहीं हो रहा है तो आप सबसे आप उसको अल्ट्रावायलेट लाइट करके इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अल्ट्रावायलेट लाइट का केमिकल रिएक्शन में भी यूज़ किया जाता है, इसको करते हैं, किया जाता है क्या, अभी भी करते हैं, ठीक है। और पॉली विजर्ड्स डिस्कवरी द गामा रेडिएशन, तो गामा रेडिएशन का एडवांटेज, गामा रेडिएशन को किसने खोजा था, पॉल विलार्ड ने, ओके। अब इसका एडवांटेज क्या क्या था, फॉर मेडिसिन, न्यूक्लियर मेडिसिन में इसका काम आता है, ठीक है ना। आयोनाइजेशन में जब भी करना होगा तो गामा रेडिएशन को यूज़ किया जाता है। और यूवी विजिबल को तो सभी लोग जानते हैं, द विजिबल लाइट पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द रीजन फॉर ऑल द विजिबल लाइट्स इन डेली लाइफ। This is the portion of the electromagnetic spectrum that help us to see all objects including colors.
हम देख पा रहे हैं तो किसकी वजह से देख पा रहे हैं, विजिबल लाइट की वजह से देख पा रहे हैं, क्योंकि विजिबल लाइट आपके आँख के रेटिना में जाएगा, रेटिना से टकरा कर उस ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, ठीक है ना, तभी आप उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। यदि आप अभी क्या देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब जो लाइट आ रहा है यहाँ से, वो लाइट आपके आँख से रेटिना में से जाकर इसमें वापस टकरा रहा है, तभी आप उस पर्टिकुलर चीज़ को देख पा रहे हो, ठीक है ना। अब ये तो एकदम डीप पढ़ना होगा तो बायोलॉजी से आप बायोलॉजी जो भी जानते हो वो पढ़ना, बायोलॉजी में जाके आई का स्ट्रक्चर बहुत सारा चीज़ दिया होगा, आप उससे पढ़ सकते हो, रेटिना क्या होता है, कैसे वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट को मतलब एक्सेप्ट करता है, फिर वहाँ से ऑब्जेक्ट में पास जाता है कभी भी है। तो ये सब चीज़ें हो गई आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, उसका एप्लीकेशन भी देख लिए। उसको देखो, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में भी देख लिया। अब स्पेक्ट्रम भी मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, ठीक है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बता दिया। बाकी वेवलेंथ हो गया, इसको याद रखना, आप लोग इतना रटने वाला काम नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपको यूज़फुल होने वाले हैं वेव के बारे में, ठीक है ना। तो ये रहा वेव का आपका चैप्टर, देखते हैं। और इलेक्ट्रो एप्लीकेशन हो गया इसका, बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये कुछ नोट करके दिया हुआ है। यदि आप लोग जब इसको मतलब रिलेशनशिप निकालोगे किसके बीच का, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, एनर्जी, वेवलेंथ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको फाइनल फार्मूला मिलने वाला E इज इक्वल टू एच न्यू एच सी बाई लेमडा। तो इसको याद रखना अच्छे से। एच क्या होगा वहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट होगा। प्लैंक के बारे में पढ़ते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, अभी कवर करूँगा इसको, क्योंकि एटलीस्ट एक क्लास का जो पीरियड होता है 40 से 45 मिनट का होता है, 40 से 50 मिनट तक का होता है, तो मैं उतना ही बनाने की कोशिश करता हूँ कभी भी, ठीक है। भले कम हो जाए अलग चीज़ है, लेकिन ज़्यादा नहीं बनाऊँगा। तो एक टॉपिक बचा हुआ प्लैंक क्वांटम थ्योरी, इसको भी पढ़ लेते हैं, कम्प्लीटली पूरा थ्योरी है ये, ठीक है ना, कंप्लीट हो जाएगा ये भी। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ये क्या था, प्लैंक क्वांटम थ्योरी कम्प्लीटली वेव कैरेक्टर के ही बेस पे है, इसलिए पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बता दिया, अब प्लैंक क्वांटम के बारे में बताते हैं। प्लैंक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सप्लेन्स बोथ डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो जो रेडिएशन था, अभी जो स्पेक्ट्रम का यूज़ कर रहे थे हम लोग, और डिफ्रैक्शन को और इंटरफेरेंस को तो बता दे रहा है, ठीक है। बट आगे और बहुत सारी चीज़ें जिसको नहीं बता पा रहा था, जिस तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी ही काम आया था उस समय। तो हाउ एवर द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर गिवन इन विच कुड नॉट बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इन 19th सेंचुरी फिजिक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स भी नहीं समझा पाया था तब। देखो अब फिर क्या चीज़ हुआ था, मतलब प्लैंक क्वांटम की जरूरत क्यों पड़ गई थी। तो अंडरस्टैंडिंग द एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडी, यदि कोई हॉट बॉडी, जिसको क्या बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वहाँ से लाइट जो होगा एमिट होगा, तो उसको समझा पाने के लिए, उसको समझा पाता है ये कौन, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ठीक है। व्हेन द रेडिएशन स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस, स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस, इट कैन कॉज द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इन सब प्लैंक कांस्टेंट क्वांटम थ्योरी में ही आता है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आप लोगों को इसके नोट पूछा जाता है कभी भी, या तो पूरा फुल पूछ देगा व्हाट इज प्लैंक क्वांटम थ्योरी, या तो फिर इसका पोर्शन पूछेगा नोट लिखने के लिए, जैसे कि आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पूछेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में पूछेगा। अभी जो पढ़ रहे हो ये डायरेक्टली रिलेटेड है आपके फिजिक्स से, तो आपको फिजिक्स में भी काम आने वाले हैं, या ऐसा बोल सकते हो फिजिक्स वाला जो चीज़ है जो आपके केमिस्ट्री में काम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ लोगे तो दोनों में ही कवर हो जाएगा। और क्या बोल रहे हैं, द हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, ठीक है ना। तो हीट, कोई भी सॉलिड यदि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये डिपेंड करता है कि कितना टेम्परेचर पर एब्जॉर्ब कर रहा है, वहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन बाहर हो जा रहा है, ठीक है। और क्या बताएगा, लाइन स्पेक्टर ऑफ एटम के बारे में भी बताएगा, स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन। तो लिमिटेशन में भी पढ़ेंगे कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी के भी बहुत सारे लिमिटेशन थे, जिसमें से वो भी एक है, ठीक है ना, कि हाइड्रोजन के बारे में ही बता पाता था ये, बाकी किसी दूसरे एटम के बारे में नहीं बता पाता था जानकारी। तो ये चीज़ है। अब क्या होगा, दिस थ्योरी स्टेट दैट द एनर्जी कैन ओनली बी इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय द एटम और मॉलिक्यूल इन डिस्क्रीट अमाउंट। मतलब एक पर्टिकुलर स्मॉल अमाउंट या स्मॉल पैकेट के फॉर्म में ही कोई, यदि कोई सरफेस है या कोई मॉलिक्यूल है या कोई एटम है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करेगा, एमिट करता है, ठीक है, या एमिट करेगा डायरेक्टली। तो ज़्यादातर तो एब्जॉर्ब ही होता है, एब्जॉर्ब करेगा, और जो पार्ट और कुछ पार्ट को एमिट करता है, सेम चीज़, ओके। तो किस फॉर्म में करता है, ये डिस्क्रीट अमाउंट में करता है, और स्मॉल पैकेट के रूप में। इस ही स्मॉल पैकेट को क्या बोलते हैं, क्वांटा बोला जाता है, क्वांटा, या इसी को बोलते हैं फोटोन।
या क्वांटा बोलो या फोटोन बोलो, फोटोन मतलब स्मॉल बंडल ऑफ एनर्जी बोल सकते हो आप लोग। एंड नॉट इन एनी रैंडम क्वांटिटी, रैंडमली क्वांटिटी में नहीं करता है ये, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट को ही वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। वो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना एमिट कर रहा है, ये डिपेंड करता है उस एटम या उस मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टी पे, ये चीज़ है। द लोवेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मे रिलीज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नोन एज द क्वांटम अकॉर्डिंग टू द प्लैंक, ठीक है। तो प्लैंक ने इसके बारे में बताया था। और क्या आगे इसने बताया देखो, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाई ई इज इक्वल, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। एनर्जी क्या होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, न्यू के फ्रीक्वेंसी के बराबर, फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। जब इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाओगे तो एच लगता है, ठीक है, इज इक्वल टू एच न्यू। इस एच को ही क्या बोला जाता है, प्लैंक कांस्टेंट बोला जाता है। प्लैंक कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है, इसको वैल्यू को अच्छे से याद रखना आप लोग, ठीक है। 6.626 इंटू 10⁻⁻19 जूल इंटू सेकेंड, ठीक है ना। इसको भी एमसीक्यू में कई बार पूछा गया एग्जाम, एमसीक्यू के फॉर्म में, ओके। तो इसको याद रखना आप लोग, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, जूल पर सेकेंड मत बोल देना, ठीक है। ऐसे आप कंफ्यूज मत होना, यदि अच्छे से नहीं पढ़े रहोगे तो आप यहाँ गलती करोगे, ठीक है। तो याद रखना जूल इंटू सेकेंड होता है। अब ये वाला फॉर्मूला याद रखना आप लोग, सी बराबर की न्यू, न्यू मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सी बाई लेमडा होता है। जब इसको आप पुट करोगे तो ई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा आपको फॉर्मूला मिलेगा। इस फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है न्यूमेरिकल में, तो उसको याद रखना आप लोग। तो एक बॉडी कैन एमिट और ऑब्जर्व एनर्जी ओनली इन द टर्म्स ऑफ द इंटीगर मल्टीपल क्वांटम, जैसे कि नंबर में होना चाहिए, जैसे फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। जो ये ऑब्जर्व होता है तो इज इक्वल टू एन इंटू एच नहीं होगा, वेर एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, लाइक 1.5 0.5 2.5 3.5 इस टाइप से जो होता है ना, उस टाइप से ऑब्जर्व नहीं करता कोई भी बॉडी, ये बोल रहा है इसमें, ओके। तो याद रखना है इसको। अब देखते हैं, इसी में ही आता है आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन। छोटा छोटा टॉपिक है तो लेट्स कवर इट। सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या हो जाएगा आपका, द फिनोमिनन ऑन ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाज इनिशियली डिस्क्राइब्ड बाय द मैक्स प्लैंक इन 19th सेंचुरी, ठीक है, 1900 1900 में इसको डिस्क्राइब किया था, किसके द्वारा, मैक्स प्लैंक के द्वारा, ठीक है। ये बस याद रखना आपकी जानकारी के लिए ये। तो ये क्या मतलब होता है इसका, द टर्म्स ब्लैक बॉडी रिफर्स टू एन आइडियलाइज्ड ऑब्जेक्ट दैट कैन बोथ एमिट एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन अक्रॉस ऑल फ्रिक्वेंसीज, जितने भी फ्रिक्वेंसीज है उसमें एब्जॉर्ब और वो क्या करेगा, एमिट करता है लाइट को। एंड द रेडिएशन एमिटेड बाय दिस ऑब्जेक्ट इज कॉमनली रिफर्ड टू एज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इसका कुछ डायग्राम है, उसको देख लो आप लोग, ठीक है ना। ये एक्चुअली ब्लैक बॉडी है, यही वाला बॉडी है जो इसमें यदि कोई लाइट जाएगा तो ये अंदर में ही ना टकराने लगता है, जैसे जिग जैग मूवमेंट करके जाता है ना, जैसे आप लोग कोलाइडल सरफेस पे देखे होगे। तो टिंडल इफेक्ट जो बोलते हैं, मैं गलत बोल दिया, टिंडल इफेक्ट होता है ना, जैसे लाइट में देखने से पूरा जिग जैग भगता है। तो वैसे यहाँ पे लाइट क्या होता है ना, अंदर में इतना ज़्यादा चला जाता है कि ये जो बॉडी होगा ना पूरा ये ब्लैक, एकदम ब्लैक दिखेगा, आपको लाइट नहीं दिखने वाला, ठीक है। तो इसका कंपेरिजन किया, हालांकि ब्लैक बॉडी ब्लैक होल ये सब चीज़ों से, ताकि उसको कंपेरिजन कर सको आप लोग। तो ब्लैक बॉडी इज अ फिजिकली रियलाइज्ड बाय ए स्मॉल होल इन द वॉल ऑफ कैविटी ऑफ रेडिएटर। कोई भी रेडिएशन यहाँ से आएगा तो यहाँ पे क्या करने लगेगा, इसी के अंदर घूमता रहता है वो, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं इसका मतलब। अब उसका टेम्परेचर से इसका वेवलेंथ ऑफ इंटेंसिटी का रिलेशन है, ठीक है ना। कि यहाँ पे देखो ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हो गया, तो इस जीरो से एक पॉइंट क्या बनाया आपका T2 और एक पॉइंट बनाया आपका T1 बनाया, इधर इंटेंसिटी हो गया, इधर वेवलेंथ हो गया। अभी क्या बोलता है उसको समझ लेते हैं, देखो एट ए गिवन टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर दिया होगा, ठीक है, एट ए गिवन टेम्परेचर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड, इमिट जो भी रेडिएशन इमिट हो रहा है वहाँ से, इमिट इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग द वेवलेंथ। ये कब इंक्रीज होता है, जब अब इसको वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है, एंड रीचेस अ मैक्सिमम वैल्यू एट अ गिवन वेवलेंथ एंड देन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विद द फर्दर डिक्रीजिंग ऑफ द वेवलेंथ। मतलब इसका ये इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में ये है। और यहाँ पे टेम्परेचर देखो क्या होगा, हायर यदि आपके पास वेवलेंथ होगा ना, ये T2, तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यदि इसका क्या बोल सकते हो आप लोग, इंटेंसिटी इसका कम होता चला जाएगा, या क्या बोल सकते हैं, वेवलेंथ इसका हाई होता चला जाएगा। यदि वेवलेंथ हाई हुआ तो इसमें टेम्परेचर देखो कहाँ मिल रहा है, और इसका टेम्परेचर का ग्राफ भी घट रहा है इसमें। और डिटेल में इसमें पढ़ना है तो आप लोग एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है, इसको अच्छे से दिया है एनसीईआरटी बुक में।
अब इसका दूसरा पार्ट होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको भी अच्छे से कर लेना, ठीक है। मोस्ट IMP आता है आपका ये। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो से समझ ही रहे होगे आप लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब लाइट होगा, इलेक्ट्रिक का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है, और इफेक्ट मतलब जब फोटो फोटो देखो, रिलेशन यही से ही ढूंढते हो, नाम से ही ढूंढ पता चलता है। फोटो मतलब लाइट और इलेक्ट्रॉन का कुछ रिलेशन हो रहा है यहाँ पे। अब क्या रिलेशन हो रहा है देखते हैं, देखो। द फिनोमिनन इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम ए मेटल सरफेस when it is exposed to light at a specific minimum frequency, specific minimum frequency ध्यान से पढ़ना, ठीक है, known as the threshold energy या threshold frequency बोल सकते हो, is referred to as the photoelectric effect, ठीक है। मतलब वो मिनिमम एनर्जी, मान लो यदि किसी सरफेस पे, ये कोई मेटल सरफेस है जिस पे यदि आप लाइट पास करते हो या लाइट थ्रो करते हो या लाइट स्ट्राइक हो रहा है उस पर, तो यहाँ से क्या होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा बाहर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन हो या एनर्जी के फॉर्म में निकले या बाहर, जैसे भी, ठीक है। ये होता है एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ये चीज़ होगा। तो मतलब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब कुछ मिनिमम एनर्जी तो होगा ना, जिससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बाहर निकलेगा, तो उस मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। जैसे क्या बोल सकते हो, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, क्या बोलोगे, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल सकते हो, या थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी देखो यहाँ पे लिखा है, इसको भी बता दिया, और उसके जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो भी इसमें दिया हुआ है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो गया, द लोवेस्ट इंसिडेंट लाइट, या मिनिमम लिख सकते हो उसकी जगह, ठीक है। मिनिमम इज ए गुड वर्ड हियर। द मिनिमम इंसिडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी दैट कैन प्रोड्यूस द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, और लाइट दैट कैन ओनली एक्सपेल इलेक्ट्रॉन या इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन विदाउट प्रोवाइडिंग दैम मोर एनर्जी। तो इसको क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। सिंपल भाषा में याद रखना, मतलब वो कम से कम वो एनर्जी, या क्या ऐसे बोल सकते हो आप लोग, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को उसके सरफेस से निकालने के लिए, मतलब मिनिमम एनर्जी हो, वही क्या हो जाएगा आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये छोटा सा आपका क्या है, ये डेमोस्ट्रेटिंग किया हुआ है फिगर, एनसीईआरटी की बुक में, मुझे नहीं पता दिया कि नहीं दिया है, बट इसको कहीं से लिया हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये जैसे इलेक्ट्रॉन वाला देख रहे थे ना हम लोग, थॉमसन इफेक्ट नहीं, रदरफोर्ड मॉडल, ये सब चीज़ें जब पढ़ रहे थे तब मैं इस टाइप का डायग्राम बनाया था, ठीक है ना। तो ये एक ट्यूब हो गया, इसके अंदर में क्या लिया, मेटल सरफेस ले लिए, और यहाँ पे क्या लगा दिया, कैथोड या डिटेक्टर लगा दिया, समझो, जो पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है। तो इस पर जब लाइट पड़ता है ना, तब क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगता है यहाँ से, ठीक है, इमिट होगा, और किसकी ओर मतलब जा रहा है, ये आपके पॉजिटिव चार्ज की ओर, ठीक है। ये एमीटर उस करंट को मेजर करता है कभी भी कि किस और हो रहा है, कितना आ रहा है करके। यहाँ पे बैटरी लगा जिससे हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, इसके अंदर में वैक्यूम है। तो ये कुछ डेमोस्ट्रेटिंग दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो। तो जब भी बनाओगे आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, डायग्रामेट्रिकली लेबल डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है और उसको समझाना है, तब आपको कहीं जाके अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। अब इसका वर्क फंक्शन होता है, जिसमें वर्क फंक्शन है उसको भी देखो। The minimum quantity of energy which is required to remove the electron to infinite from the metal surface given, तो इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन फाई हो गया, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो ई आई इज इक्वल टू, इसको कैसे रिप्रेजेंट करो, ई आई इनिशियल एनर्जी, ओके, इंसिडेंट एनर्जी सॉरी, एंड फाई हो गया, एंड के ई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो काइनेटिक एनर्जी लगेगा नहीं, ठीक है। तो अब इसको क्या बोलते हैं, ई इज इक्वल टू एच न्यू, तो देख लिए हम लोग, तो उसी को यहाँ पे लिखा है एच न्यू, फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो एम ई एंड न्यू स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ई एम ई क्या हो जाएगा यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, न्यू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना उसकी वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी से निकल रहा है वो, कितने तेजी से निकल रहा हो, ठीक है। ये होगा फॉर्मूला, याद रखना, न्यूमेरिकल में काम आता है ये। अब क्या है, सम फैक्ट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, इसको लास्ट करते हैं फिर खत्म करते हैं इसको। सो द इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैपन साइमल्टेनियसली, तो ये एक साथ होता है, ठीक है, जैसे लाइट आएगा, जैसे टकराएगा फिर इलेक्ट्रॉन इमिट होना चालू हो जाता है, साइमल्टेनियसली होगा ये। फॉर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी, ऑब्वियसली, मतलब उस वो मिनिमम एनर्जी से ज़्यादा होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा,
नहीं तो वो उस मिनिमम एनर्जी को पार ही नहीं कर पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कैसे एजिक्ट हो, नहीं होगा एजिक्ट, ठीक है। तो उसके लिए कुछ कंडीशन दिया है, या तो इक्वल होना चाहिए या तो फिर अपना क्या होना चाहिए, ज़्यादा ही होना चाहिए, तब वो जाके निकलता है उसमें। थर्ड क्या है, द रेट एट विच द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द इंटेंसिटी ऑफ रिसीव लाइट। जितना लाइट होगा इलेक्ट्रॉन निकालने की इंटेंसिटी भी उतनी ही होगी, ठीक है, ये मतलब है उसका। तो ये कुछ रिलेशन दिया हुआ इसमें, मतलब ग्राफ का। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, न्यू ऑफ एब्जॉर्प्शन फोटोन, तो ये लीनियर जा रहा है आपका फोटो इलेक्ट्रॉन, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का ये इन्फिनाइट जाएगा आपका, ठीक है। तो याद रखना, ग्राफ भी कभी कभी पूछ देता है इसमें। और उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल है, आप लोग इसको कर सकते हो, प्रैक्टिस करना है इसको। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट फॉर अ मेटल सरफेस एंड कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज दिस एंड हिट द मेटल। तो आप लोग इसको करके देखना, सिंपल उसी फॉर्मूले पे बना हुआ है ये, ठीक है। बोर्स मॉडल ये सब हो गया, मैं आप लोगों को सब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो अभी क्या क्या किया हम लोगों ने, थोड़ा सा रिवाइज वो देख लेते हैं, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बता दिया, मतलब बेसिकली क्वांटम इफेक्ट, क्वांटम थ्योरी को आप लोगों ने पढ़ लिया है, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ये सब, सॉरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ज़रूर याद रखना उसको आप लोग। ये हो गया, इधर का तो कर ही दिया और रिवाइज। तो आगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में क्या बताऊंगा, स्पेक्ट्रम के बारे में बता दूंगा, ठीक है। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम के टाइप कौन कौन से होते हैं, ठीक है। 3 टाइप है बेसिकली, इसको उसी को डिस्कस करेंगे हम लोग। कंटिन्यूस लाइन, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हो गया आपका, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक है। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में हालांकि लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आते हैं, और एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीज़ होते हैं, लाइमर बामर पासन ब्रैकेट फंड, ये सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में स्पेक्ट्रम के बारे में बताऊंगा। तो अभी इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म कर दें। यदि टॉपिक में आपको कुछ नया मिला हो या कुछ सीखने मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।